एपिसोड नंबर 220 बहुत इंटरेस्टिंग है। आदित्य वजीर के घर पर अपनी जिंदगी को नॉर्मल कर रहा था। ये लोगों से अपना बदला नहीं लिया है, पर शायद वो उन्हें अभी भी ढूंढ नहीं पाया है। तब उसके दिमाग में दूसरे आदित्य की इमेज आने लगी, जो उससे कह रही थी कि उसे अब ज्यादा देर न करते हुए अपने बदले की आग को बुझाना ही होगा और जल्दी से काम करना होगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि वो जल्दी करते हुए कई बार गलत फैसले ले चुका है और इस बार उसे सही होकर सही राह पर चलना होगा। उसके मन में कहीं पर यह ख्याल भी चल रहा था कि क्या बख्शी परिवार का कोई भी सदस्य उसे परेशान करेगा, क्योंकि उसने सुशील का अंगूठा कटते हुए देखा था। और बातें अगर यहां तक बिगड़ गई हैं कि आदित्य की वजह से उनके एक फैमिली मेंबर की जान चली गई है, तो उसे इस चीज का भी डर था। पर शायद उसे यह नहीं पता था कि बख्शी विला में अब क्या चल रहा था। जब आदित्य अपने दोस्तों के साथ बख्शी विला से निकल गया, तब बख्शी सर वहीं पर खड़े हुए थे और उसे जाता हुआ देख रहे थे। उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी जो उनके गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहती थी, मगर फिर भी वो शांत रहकर वहां खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो गुस्सा कर भी लेंगे तब भी उससे कुछ नहीं होगा। वो अपने आप को इस चीज के लिए मना चुके थे कि जो होना था वो हो गया है। और कहीं ना कहीं इसमें उनकी भी गलती थी कि उन्होंने अनामिका को आदित्य के सामने भेजा। वो अनामिका को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे और उन्होंने बचपन से ही उसे इस तरीके की ट्रेनिंग दी थी कि वो हर एक फाइट को लड़ पाए। मगर उन्हें पता था कि आदित्य कुछ अलग ही तरीके से लड़ता है और उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं, पर फिर भी उन्होंने उसे उसके सामने भेज दिया। उन्हें अपने आप पर इस चीज के लिए गुस्सा आने लगा कि जब सुशील ने फाइटिंग कंपटीशन का ऑफर आदित्य को दिया था, तब उन्होंने अनामिका का नाम सजेस्ट किया ही क्यों, और क्यों अनामिका ने अपना नाम सजेस्ट होने के बाद भी मना नहीं किया। लेकिन फिर उन्हें यह भी पता था कि अनामिका उनकी हर बात मानती थी और उसे यह बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो उस कंपटीशन के लिए मना कर देती तो उन्हें बहुत बुरा लगता। वो उनकी इज्जत बचाने के लिए ही आज तक सब कुछ करती आई थी और अब उसने अपनी जान भी दे दी है, तो इसमें शायद उसकी ही भलाई थी। यही बात जब बख्शी सर सोच रहे थे, तब वो पलटकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगे और उनकी आंखें गिल्ट और दुख में नीचे थीं। तभी थोड़ी आगे जाकर उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई रुका। उन्हें वहां एक आदमी और एक औरत के फुटस्टेप्स दिख रहे थे, पर जब उन्होंने सामने देखा तो उन्हें वहां पर विनोद और अवनी दिखे। उन्होंने देखा कि उन दोनों के चेहरे पर आंसू हैं और उसके साथ उनके पीछे एक बैग रखा हुआ था जिसे विनोद ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। तब अवनी आगे आई और उसने बख्शी सर के पांव पड़े। बख्शी सर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे दिया। और तब विनोद आगे आया और उसने भी फिर वैसा ही किया। वो दोनों जब अपनी जगह पर वापस खड़े हो गए, तब उन्होंने फिर हैरान होकर उनसे पूछा, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? बख्शी सर के सवाल को सुनकर अवनी विनोद की तरफ देखने लगी और विनोद ने फिर एक गहरी सांस लेकर थोड़ी भारी आवाज में कहा, हाँ पापा, हम दोनों यहां से जा रहे हैं। कहां और कितने दिनों के लिए? बख्शी सर ने उसी तरह हैरान होकर पूछा। तब उन्होंने देखा कि विनोद ने अपनी नजरें नीचे झुका ली हैं और वो कुछ भी नहीं कह रहा। उन्हें उसका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस हैरान होकर उन दोनों को देख रहे थे। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहते, अवनी ने बीच में कहा, पापा, हम दोनों यहां से हमेशा के लिए जा रहे हैं। मुझे माफ करना कि मुझे आपसे ये कहना पड़ रहा है कि हम दोनों अब यहां पर नहीं रह सकते। ये घर वो नहीं है जहां पर मैं बहू बनकर आई थी। आज से 23 साल पहले ही ये मेरे लिए मेरी बेटी का घर बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके चीजें बिगड़ती गईं और अनामिका के इस दुनिया से जाने के बाद हमने सोच लिया कि अब चाहे मैं कुछ भी कोशिश कर लूं, पर ये उस तरीके का नहीं रहेगा जहां मैं पहली बार आई थी। मैं हर दिन बस इसी उम्मीद से खुश रहती थी कि अनामिका मेरे साथ है और हम दोनों ही पूरी जिंदगी यहां पर निकाल देंगे। पर अब वो यहां है ही नहीं, तो मुझे यहां रहने का कुछ मतलब नहीं दिखता। मैं बस यहां से जाना चाहती हूं और विनोद भी मेरे साथ यही करना चाहता है। हम दोनों को ही आपका फैसला गलत लगता है कि आपने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया, पर फिर भी आपका आपके पोते पर अधिकार है, इसलिए हम करण को यहीं छोड़े जा रहे हैं। उसकी अगर कभी हमसे मिलने की इच्छा होगी तो वो हमसे मिलने आ सकता है, वरना आप और सुशील भैया तो हैं ही सही।
जो उसे संभाल लेंगे। उम्मीद है कि हमारी बात का आपको कोई बुरा न लगा हो। अब हम चलते हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अवनी ने जब ये बात कंप्लीट की तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे, पर तब उसने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया। फिर वो विनोद का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा आगे जाते बख्शी सर ने विनोद का दूसरा हाथ पकड़ लिया। तब विनोद को समझ आ गया कि उसे अब अपने पापा से बात करनी ही होगी, और वो फिर नजरें उठाकर उनकी तरफ देखने लगा। उसने देखा कि बख्शी सर की आंखों में भी हल्के आंसू आ गए थे, और उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा, और तुम दोनों जाओगे कहां? यहां से कहीं भी दूर पापा। हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी फ्लाइट के लिए अवनी ने एक रैंडम डेस्टिनेशन चूज कर ली है। हम बस वहां से आगे कहीं पर भी जाना चाहते हैं, जहां पर हमें अनामिका की याद न सताए। हम उसके एहसास से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि इस घर में जब तक सांस लेते रहेंगे तब तक उसकी याद हमारे साथ रहेगी, और हर दिन हमसे पूछेगी कि हमने उसे मरने क्यों दिया। और मेरा क्या तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आएगी? क्या तुम कभी भी अपने बूढ़े बाप की तरफ पलटकर नहीं देखोगे, और ना ही ये सोचोगे कि वो कैसे सरवाइव कर रहा है और कैसे चीजें मैनेज कर रहा है? तुम्हें ये बात सोचकर मेरे ऊपर तरस नहीं आएगा विनोद? बख्शी सर ने पूछा। उनकी आवाज अब धीरे धीरे करके और भी भारी होती जा रही थी और मुश्किल से ही बाहर निकल रही थी। विनोद ने जब उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में से अब आंसू टप टप करते हुए नीचे गिर रहे थे, और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन विनोद को पता था कि वो उनके इमोशन में नहीं बह सकता, और तब उसने अपने मन को थोड़ा सख्त करते हुए कहा, नहीं पापा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे कभी भी आपकी याद नहीं आएगी। मैं मानता हूं कि आपने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, और आपकी वजह से ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। लेकिन अगर आप कभी फोकस करेंगे तो आप मेरी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। जब मैं छोटा था तब हमेशा आप अपनी नौकरी में बिजी रहते थे और देश को सर्व करने की ही बातें करते थे। मुझे तब आपका प्यार नहीं मिला, और तब माँ ने ही मेरे इस जज्बात को समझा और मुझे बताया कि धीरे धीरे करके चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन वो कभी हुई ही नहीं। उसके बाद जब मैं 18 साल का हुआ तब आपने मुझे आर्मी कैंप में भेज दिया, और फिर मुझे भी यही बातें सिखाई। तब मैंने भी आपसे ज्यादा अपने देश से प्यार करना शुरू कर दिया, और फिर मेरी जिंदगी में अवनी आई। अवनी ने मुझे बताया कि प्यार क्या होता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं चीजों को सॉर्ट आउट करने लगा था, और बस आपकी तरफ एक रिस्पेक्टफुल तरीके से देखता था। उसके बाद मेरी जिंदगी में अनामिका आई थी, और मुझे लगा था कि यहां पर जाकर मेरी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मुझे इस दुख में डाल देगी पापा। मैं अगर उस टाइम आपको अनामिका को हैंड ओवर नहीं करता तो शायद आज वो मेरे साथ होती। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया, पर गम इस बात का है कि मैं ना तो कभी अपने पिता से अच्छे रिलेशन रख पाया, और ना ही कभी अपनी बेटी को बता पाया कि अच्छा बाप कैसा होता है। मैं उसे आपके हवाले कर गया था, और शायद वो भी कहीं ना कहीं मेरी तरह अपने पिता से नफरत करती थी। पर फिर इन बातों को सोचकर मुझे लगता है कि अब कोई भी मतलब नहीं है। जो वो सोचती थी वो उसके साथ ही इस दुनिया से चला गया। अब उसकी यादों का ये बोझ ही मेरे साथ है, और मैं इसी को अपने साथ लेकर पूरी जिंदगी घूमता रहूंगा। बस आपसे उम्मीद है कि अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर आऊं तो मुझे इस बार प्यार जरूर दे देना। अब मैं चलता हूं, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। विनोद ने अपनी बात कंप्लीट करके अपना हाथ बख्शी सर के हाथ में से छुड़ा लिया, और फिर हाथ जोड़कर वो वहां से आगे चलने लगा। बख्शी सर विनोद को वहां से जाता हुआ देख रहे थे, और उनकी आंखों में से टप टप करके आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। जो भी विनोद ने कहा था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने कभी भी अपने बेटे को समझा ही नहीं, और उसकी वजह से ही शायद वो उन्हें ये सारी बातें कहकर गया है। उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा था कि उन्होंने कभी भी अनामिका को विनोद के साथ नजदीकियां बनाने का मौका नहीं दिया, और उसे कभी भी समझने का मौका नहीं दिया
कि वो किस तरीके से अपने परिवार वालों से कनेक्ट हो सकती है। वो हर बार उसे ट्रेनिंग ही देते रहे और बताते रहे कि फैमिली से भी ज्यादा उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन है जिसके लिए वो उसे तैयार कर रहे हैं। लेकिन एंड में वही मिशन उसकी जान ले लेगा, ये बात उन्होंने कभी भी सोची नहीं थी। उन्होंने देखा कि विनोद और अवनी वहां से धीरे धीरे करते हुए बाहर चले गए और एक बार फिर वो वहां पर खड़े रहकर अकेला महसूस करने लगे। वो ना तो वहां से हिल पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे। नीचे जमीन पर गिरे तो कुछ गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। विनोद और अवनी का चेहरा ही दिख रहा था। उन्हें कहीं न कहीं इस बात का गम था कि वो अब जीवन भर उन तीनों के बिना ही गुजार देंगे और यही बात उन्हें और भी दुखी करने लगी। Thanks for hearing an emotional episode.